कोई दिक्कत नहीं, चलो दो बात काट देंगे। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिशन क्लासेज कानपुर में। देखिए दोस्तों, आपको थंबनेल में दिख रहा होगा प्रतियोगी परीक्षा पास करने का आसान तरीका। यानी कि हम बात करें कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, बच्चे बहुत सारे तैयारी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, मगर मेहनत करने के बावजूद भी कहीं न कहीं उनकी कुछ कमियां उनको उस कंपटीशन की दौड़ से बाहर कर देती हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आज एक बेहद ही आपके लिए लाभदायक वीडियो लेकर आया हूं और आपको प्रत्येक बात पर ध्यान से गौर करना है कि किस तरीके से हमें आपको प्रारंभ से लेकर के अंत तक सारी बातें आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि बच्चे को किस तरीके से अपनी कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार का हो और किस प्रकार से बच्चे को एग्ज़ाम में हॉल में बैठना है, कितना समय पढ़ाई को देना है, कितने टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, कितना बार रिवीजन करना चाहिए। इन सब बातों पर मैं आपसे आज टॉपिक वाइज चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने का आसान तरीका क्या हो सकता है और हम कम समय में या फिर हम 1 ईयर प्लान कह सकते हैं। बहुत सारे बच्चे रेगुलर तैयारी करते रहते हैं, बहुत सारे कंपटीशन तैयारी करते रहते हैं, एक कहते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती, दूसरा कंपटीशन देते उसमें भी नहीं मिलती, तीसरा देते हैं उसमें भी नहीं मिलती। तो ऐसा क्यों होता है कि बार बार कंपटीशन देने के बावजूद, बच्चा तैयारी करने के बावजूद भी वो उस कंपटीशन को फाइट नहीं कर पा रहा है? तो हम उस पर ही आज चर्चा करने वाले हैं। और अगर हम इस तरीके से इन सब बातों पर गौर करने के बाद ठीक ढंग से फिर अगला कंपटीशन की तैयारी करेंगे, देंगे, तो मेरा मानना है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और सबसे पहली बात तो दोस्तों, व्यक्ति जब भी कोई कंपटीशन की तैयारी करता है या फिर कोई भी काम करता है तो उसे सबसे पहले अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और उसके बाद उसे अपने ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें विश्वास नहीं है अपने आप पर, खुद पर, यानी कि हमारा मनोबल अगर कमजोर है तो हम उस काम को आसान तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले मानसिक रूप से और स्ट्रांग होना पड़ेगा और एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि हमें करना है, बस करना है। आई कैन डू इट, यानी कि मैं कर सकता हूं चाहे परिस्थितियां कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एक टॉपिक पर बात कर लेते हैं। देखिए हम बात करते हैं, देखो मैंने सबसे पहले देखिए दोस्तों लिखा है पाठ्यक्रम का अध्ययन। तो जब भी कोई विद्यार्थी या अभ्यर्थी जो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करें, उससे पहले जिस भी कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी जो भी कंपटीशन को देना चाहता है, उस कंपटीशन का सिलेबस क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसका ठीक ढंग से अध्ययन कर ले। ठीक ढंग से अध्ययन करने का मतलब उसे पॉइंट टू पॉइंट ये पता होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में क्या है और क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि कोचिंग करते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, मगर उन्हें ये पता नहीं होता कि हमारा सिलेबस क्या है, हम कौन सी दिशा में तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अंधेरे में तीर मारने का प्रयास करते हैं और आप जानते हैं कि अंधेरे में तीर मारना एक तरह से बेवकूफी है। तो हमें सबसे पहले, मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि सबसे पहले हमको पाठ्यक्रम का ठीक ढंग से एनालिसिस करना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों पाठ्यक्रम को, सिलेबस को ठीक ढंग से पढ़ना है। जो भी संस्था पाठ्यक्रम जारी करती है, उस पाठ्यक्रम को ठीक ढंग से एनालिसिस करके फिर हमें अपना एक प्लान तैयार करना होता है कि किस तरीके से हमें कितना समय पढ़ाई को देना है। मैं यहाँ दोस्तों आपको बता रहा हूं 1 ईयर प्लान। 1 ईयर प्लान, जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा कि कंपटीशन के लिए 1 साल की तैयारी दोस्तों, एक अच्छे से अच्छे कंपटीशन की अगर बात करें, यूपीएससी और आरपीएससी के आरएस एग्जाम को अगर छोड़ दे, क्योंकि उनमें थोड़ा समय ज्यादा चाहिए, बाकी सारे कंपटीशन की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो 1 ईयर प्लान काफी होता है।
क्योंकि 1 ईयर प्लान को अगर ठीक ढंग से आपने उसका मैनेजमेंट कर लिया, टाइम का मैनेजमेंट कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप ठीक ढंग से और बहुत आसान तरीके से आप उस कंपटीशन को फाइट कर लेंगे। बशर्ते कि मैं जो आपको शर्तें बता रहा हूं, जो मानदंड बता रहा हूं, वो सारे पूरे होने चाहिए। हालांकि देखिए, कंपटीशन है, प्रतियोगी परीक्षाएं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। कोई जरूरी भी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एक प्रयास में असफल भी हो सकता है, मगर ये नहीं है कि वो बच्चा बार बार प्रयास कर रहा है और बार बार असफल हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं उसकी कोई माइनर मिस्टेक उसको कंपटीशन पास करने से रोक रही है। तो देखिए, हमें 1 ईयर प्लान की बात करें तो यहां सबसे पहले दोस्तों क्या पढ़ लिया, पाठ्यक्रम का अध्ययन कर लिया हमने। उसके बाद हम बात करते हैं समय प्रबंधन। देखिए दोस्तों, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो हर विद्यार्थी का बिहेवियर है वो अलग अलग डिफरेंट होता है, और ये मनोविज्ञान भी बताता है कि हर जो व्यक्ति है उसका पल पल में व्यवहार चेंज होता रहता है। यानी कि वो कौन परिस्थिति में, किस परिस्थिति में पढ़ाई के लिए कितना समय दे सकता है, ये उसको स्वयं को डिसाइड करना है। उसे किसी दूसरे की नकल नहीं करनी है, क्योंकि हम दूसरे की नकल कुछ दिन तक कर सकते हैं, लगातार हम उस नकल को जारी नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा जो जन्मजात जो स्वभाव है वो हमारा, वो हमसे दूर नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं बता दूं, कुछ बच्चे होते हैं कि रात्रि को अच्छा पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि उन्हें रात्रि में नहीं पढ़ा जाता, वो दिन में अच्छा पढ़ लेते हैं। एक मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कम पढ़ते हैं मगर अच्छा रिजल्ट देते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा एक अगर हम बात करें कि एक साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि बच्चे की मानसिकता किस प्रकार की है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा, हम कई बार सुनते हैं, साइकोलॉजी में एक शब्द चलता है कि घोड़े को पानी के पास तो ले जाया जा सकता है दोस्तों, मगर उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। क्योंकि जब तक हम खुद प्रिपेयर नहीं होंगे, खुद तैयार नहीं होंगे, तब तक हम उस चीज को अपने अंदर नहीं बिठा सकते, अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते। तो सबसे पहले हमें ऐसा टाइम चूज करें जिस समय में हमारा दिमाग अच्छा काम करे, केवल और केवल अध्ययन पर ही फोकस करें, उस टाइम को हमें चूज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो खुद को, विद्यार्थी को अपनी सुविधा अनुसार समय का मैनेजमेंट करना है। दूसरा, एक तो समय में एक चीज और होती है कि कुछ विद्यार्थी रेगुलर 6 घंटे की स्टडी कर सकते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वो रेगुलर नहीं पढ़ पाते, किसी की कैपेसिटी 1 घंटे भी नहीं होती। जैसे ज्यादातर लोग बताते हैं कि 45 मिनट से ज्यादा या 50 मिनट से ज्यादा किसी इंसान का एक साथ माइंड काम नहीं करता है। तो कुछ बच्चे आधे घंटे पढ़ते हैं, आधे घंटे के बाद थोड़ा रेस्ट लेते हैं। तो ये सारी चीजें अपने स्वयं पर छोड़ दें, अपने स्वयं का एक रूटीन बनाएं। मगर मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा हूं, मेरे सजेशन में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों कि हमें 1 ईयर का प्लान है तो कम से कम 6 घंटे हमें अध्ययन करना है, 6 घंटे अध्ययन करना है, और रेगुलर इसमें अपनी कंटिन्यूटी होनी चाहिए दोस्तों। क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूटी। लगातार का मतलब ये नहीं है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि 6 घंटे आप लगातार पढ़ रहे हो। आप कैसे भी पढ़े, टुकड़ों में पढ़े, मगर 6 घंटे आपको पढ़ना है। और वो पढ़ना ऐसे है कि उसमें क्वालिटी हो, यानी कि हम 6 घंटे पढ़े, चाहे टुकड़े में पढ़े, मगर हमने जितना पढ़ा वो कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, वो मायने करता है। ये नहीं हम 12 घंटे भी अगर किताब को लेके बैठ जाएंगे और हमने कोई टॉपिक पढ़ा है मगर हमारा क्लियर नहीं है, तो उसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब यही है कि 6 घंटे अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। और 1 ईयर कहने का मतलब 1 साल तक आपको 6 घंटे अध्ययन करना ही है, अनवरत पर डे। ऐसा नहीं है कि 10 दिन हम 6 घंटे पढ़े, उसके बाद 10 दिन हम बिल्कुल ही नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना है। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारी परिस्थितियां बच्चों के सामने रहती है। कई बार बच्चे कोई शादी पार्टियों में चले जाते हैं, तो वो जो टाइम हम कहीं दूसरी जगह एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको कहीं कहीं हमको मैनेज करना है। अगर हम एक दिन हमने 6 घंटे को मिस कर दिया है, तो हमें दूसरे दिन वो कहीं ना कहीं 2-4 दिन में उसको मैनेज करना है, 1 घंटे एक्स्ट्रा देके, 2 घंटे एक्स्ट्रा देके, इस तरीके से पढ़ना है। तीसरी बात हम करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बाद दोस्तों, टॉपिक वाइज अध्ययन और टेस्ट। जब हम पढ़ें, चाहे हम बुक से पढ़े, सेल्फ स्टडी करें, चाहे हम किसी कोचिंग संस्थान से पढ़ रहे हैं, तो कोचिंग संस्थान में जितने भी संस्थान हैं, कोचिंग संस्थान, वो सब एक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको अध्यापन कार्य करवाते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद उसका टेस्ट देना है।
क्योंकि टॉपिक को ढंग से पढ़ने के बाद उसका हम टेस्ट देते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है दोस्तों कि हमको कितना कन्फर्म हुआ है, कितना हम दिमाग में उसको बिठा पाए हैं, रख पाए हैं, कितना याद कर पाए हैं। तो उससे आपका पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए बात करते हैं। जब हम ये सारे कार्य कर लें तो जब हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम हो जाए उसके बाद दोस्तों, संपूर्ण पाठ्यक्रम या तो आप सेल्फ कर रहे हो या फिर कहीं किसी कोचिंग संस्थान से करो, जब आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा हो जाए यानी कि कंप्लीट कोर्स आपका हो जाए तो उसका कम से कम दोस्तों, कम से कम मैं आपको बता दूं दोस्तों, 3 बार रिवीजन होना आवश्यक है। 3 बार रिवीजन उसी फ्लो में जिस प्रकार से हम पढ़े हैं उसी फ्लो में कम से कम 3 बार रिवीजन, और उसमें थोड़ा टाइम कम लगेगा रिवीजन में, क्योंकि पहले अगर हमने ढंग से पढ़ा है तो वो जो हमने 5 या 6 महीने में चीजें पढ़ी है तो वो हम 2 महीने में भी कवर कर सकते हैं। अगर ढंग से पढ़ा है तो रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर भी आपको 3 बार कम से कम रिवीजन करना ही है, बिल्कुल। आगे देखिए हम बात करें कम से कम, जैसे रिवीजन कर लिया हमने, करने के बाद पहले हमने 1-1 टेस्ट दिए, टॉपिक वाइज टेस्ट तो दिए हैं, मगर 3 बार रिवीजन करने के बाद अब हमें एक तो नकारात्मकता यानी कि नेगेटिव से बचने के लिए और एग्जाम हॉल में दोस्तों कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमें एक तरीके से उसके लिए ट्रेनिंग करनी होगी। और वो ट्रेनिंग किस प्रकार से होगी दोस्तों? ट्रेनिंग में होगा ये कि हमें कम से कम तो 100 टेस्ट सीरीज लगानी है। कितनी टेस्ट सीरीज लगानी है दोस्तों? 100 टेस्ट सीरीज। और उसमें खुद को एनालिसिस करना है। एनालिसिस इस प्रकार से करना है जैसे हम जितना टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं उसमें ये अपन तय कर लें कि कितना हम रिस्क लेके आ रहे हैं पेपर में, और रिस्क लेने के बाद हम कितना नेगेटिव कर रहे हैं और कितना पॉजिटिव कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे अगर बार बार नेगेटिव ही कर रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल ही पेपर में रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि उसका सिक्स सेंस उसी प्रकार का है और वो पेपर में भी उसी तरीके से करेगा। अगर वो एक्स्ट्रा करके आता है तो वहां भी चांस ये है कि 99% उसका नेगेटिव होगा। मगर जो बच्चा बार बार रिस्क लेने के बावजूद भी पॉजिटिव कर रहा है, इसका मतलब वो कम माइनस में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो दिमाग है इस तरीके से उसका दिमाग का सेटअप है कि वो कहीं ना कहीं अच्छा करेगा। तो इस तरीके से अपन को तैयार करना है, दिमाग को इस तरीके से सेट करना है। आगे देखिए, अब रिवीजन करने के बाद जब 100 टेस्ट सीरीज दे लेंगे दोस्तों तो मेरा वादा है कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पेपर किस तरीके से करना है, और आपके अंदर पूरा आत्मविश्वास जाग जाएगा और आप आत्मविश्वास से, पूरे कॉन्फिडेंस से, फुल कॉन्फिडेंस से पेपर करेंगे। तो जहां तक है मेरा मानना यह है दोस्तों कि आप पेपर अच्छा करेंगे, बेहद ही अच्छा करेंगे और नेगेटिव से भी बचेंगे। आगे देखिए, एग्जाम हॉल में पेपर सावधानी से पढ़ें, ये भी बहुत मायने रखती है दोस्तों बातें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम हॉल में तैयारी अच्छी करके जाते हैं और इतनी ज्यादा अच्छी तैयारी करने के बाद बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस में जैसे ही वो पेपर हॉल में बैठता है 10-15 क्वेश्चन उसके सही होते जाते हैं तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ते जाता है। और जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाता है तो देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं नकारात्मकता होती है। कहने का मतलब ये है, जैसे है और नहीं है में बच्चा नॉर्मल पढ़ने में, फ्लो में पढ़ने पर अंतर नहीं कर पाता। कई बार बच्चा पेपर में दिया नहीं है मगर वो पढ़ लेता है, और इस चक्कर में वो अपना छोटी सी गलती के कारण प्रश्न गलत करता है और कंपटीशन से बाहर हो जाता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों? एग्जाम हॉल में पेपर को सावधानी से पढ़ना है, बार बार ढंग से पढ़ने के बावजूद फिर से ढंग से पेपर को करना है, फिर ऑप्शन उसको भरना है। आगे देखिए, OMR सावधानी से भरें, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। बहुत सारे बच्चे खूब सारी मेहनत करके गए दोस्तों, और मेहनत करने के बावजूद जैसे उन्होंने OMR शीट भरी और वो जो प्रश्न कर रहे थे उस प्रश्न का गोला उन्होंने भरा नहीं, और उसकी जगह जैसे बच्चे ने 50वां क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और बच्चे ने पहले क्वेश्चन में उसको भर दिया है। तो इस तरीके से 2, 5, 10 क्वेश्चन करने के बावजूद बच्चे को पता लगता है, तो उस स्थिति में ये मान के चलो बच्चा कंपटीशन की दौड़ से बाहर हो जाता है। तो हमें सबसे बढ़िया बात यही है कि हमें OMR शीट को जब हम भरें तो बहुत सावधानी से भरें, कौन सा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, और जिस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी क्वेश्चन को हमें जब गोला काला करना हो तो OMR शीट में उसको मिलान कर लें और उसके बावजूद ही गोला काला करें।
आगे देखिए बेटा दोस्तों, कम से कम नेगेटिव से बचे। तो देखिए कई बार नेगेटिव भी कहीं ना कहीं हमें कंपटीशन की दौड़ से बाहर कर देता है। तो नेगेटिव से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जिस बच्चे की अच्छी तैयारी होती है, संपूर्ण सिलेबस उसने ढंग से पढ़ा होता है, और जब मेरा मानना है कि उसने शॉर्ट टेस्ट दिए हों, तो वो कहीं गुंजाइश नहीं रह जाती उसे नेगेटिव करने की और ज्यादा रिस्क लेने की भी, क्योंकि वो इतना पढ़ चुका है। इतना पढ़ने के बावजूद उसने शॉर्ट टेस्ट सीरीज दिया है, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो सीधी सी बात है कि वह पेपर में वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो जब बच्चे को पढ़ा हुआ है तो उसे पता लग जाता है कि पेपर का लेवल क्या है। अगर बच्चा पढ़ा नहीं है पूरा सिलेबस ढंग से, तो उसे पता ही नहीं होता कि कितना पेपर का लेवल है और किस तरीके से प्रश्न हैं, और बच्चे कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे, मेरा होगा या नहीं होगा। उसके लिए बेहद जरूरी है ठीक ढंग से पढ़ना, अच्छी से टेस्ट सीरीज निकालना। अगर बच्चा पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, 3 बार रिवीजन किया है दोस्तों, अच्छे से टेस्ट सीरीज निकाला है, तो वो एग्जाम हॉल में जैसे उसके पास पेपर आएगा, उस पर निगाह से ही पता लग जाएगा पेपर का लेवल क्या है। तो जितना वो बच्चा कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना कर रहा है, उसमें ये मान के चलना कि और भी जो बच्चे हैं उनके साथ वाले, उनमें ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। उनमें केवल और केवल 19-20 का अंतर रहता है, मगर बच्चा वहां केवल संतुलन नहीं बैठा पाता और कहीं ना कहीं वो इतना नेगेटिव कर देता है जिससे कि वो कहीं तो वो कहां तो वो सिलेक्शन में था, यानी कि वो कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहा था, और कहां वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गया। तो हमें नेगेटिव से बचना है। अगर हम अच्छा पढ़े हैं तो दोस्तों सीधी सी बात है, नेगेटिव से हम आसानी से बच सकते हैं। दूसरी बात, रिस्क कितना ले पेपर में, ये हमारा लास्ट टॉपिक है 10वें नंबर का। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए, किसान जब खेती करता है दोस्तों, तो वो एक साधारण परिस्थिति में खेत में बीज बोता है और बीज कुछ दिनों बाद उगता भी है, उसकी बहुत बढ़िया वो देखभाल करता है। देखभाल करने के बाद वो सपने भी देखता है कि मैं फसल को बहुत अच्छी तरह काट लूंगा। मगर कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि दोस्तों अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं की वजह से उसको बहुत सारा नुकसान झेलना भी पड़ता है, और वो जो चाहता है, जो उसका सपना होता है, वो पूरा नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं हर चीज रिस्क है। जिस प्रकार से किसान खेती करता है उसमें रिस्क है, यानी कि खेती भी क्या है, कृषि भी क्या है, मानसून का एक जुआ उसे कहते हैं दोस्तों। उसी प्रकार एग्जाम भी, हमारा जो कंपटीशन है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं, वो भी एक तरीके से रिस्क है। तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क के जीवन नहीं चलता। तो क्या करना है, जब हम सारा पेपर कर लें, उसके बावजूद हमें उन क्वेश्चनों पे रिस्क लेना है जिसमें हम 2 ऑप्शन में तो क्लियर हो कि ये तो हो ही नहीं सकते, मगर 2 ऑप्शन ऐसे हो जिनमें से हम कंफ्यूजन में हो कि इनमें से है कौन सा है, तो उन पे भी हमें रिस्क ज्यादा नहीं लेना है। केवल और केवल अगर 100 क्वेश्चन हमारे हैं तो 15 क्वेश्चन खींच के, मानो कि आप 15 भी छोड़ो, ओनली 10 क्वेश्चन पे हम रिस्क लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। क्योंकि इससे ज्यादा लेने पर हो सकता है कि हम तो बहुत अच्छी स्थिति में होने के बावजूद बहुत नीचे आ जाएं। इसलिए हमें केवल और केवल 10 क्वेश्चन पे ही रिस्क लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो ये बहुत सारी बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई है। इन सब बातों पर गौर करना है। और 1 ईयर प्लान में दोस्तों फिर से याद दिलाता हूं, अगर कोई बच्चा 1 साल के लिए अपने आप को पैक कर ले और 6 घंटे रेगुलर मेहनत करें, 24 घंटे में से कितना देना है दोस्तों, 6 घंटे देना है, रेगुलर मेहनत करे, तो मेरा वादा है कि वो जिस एग्जाम में बैठेगा, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको वो अवश्य क्रैक कर पाएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।